गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लाइफ मगर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, फ्रेंड्स आज के सेशन में फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं स्टेट 2025 के लिए दोस्तों यह सेशन। और यह इसमें दोस्तों सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया गया दोस्तों इस सेट में। और अभी तक में टोटल दोस्तों 2023 में जितने सारे एग्जाम हुए थे दोस्तों, टोटल एग्जाम हम कंप्लीट कर चुके हैं। और 2020 का एग्जाम का दोस्तों कुछ सेट बच गया दोस्तों, जो कि आज करके से हम कंप्लीट करेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा रहने वाला फ्रेंड्स 26 फरवरी 2020 का दोस्तों ये हमारा सेशन रहने वाला फ्रेंड्स। ये शिफ्ट फर्स्ट का दोस्तों 200। देखिए दोस्तों, शिक्षण के लाभ अध्यक्षता ये है और ये 26 फरवरी 2020 का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन था फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार है। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ये देखिए, विद्यार्थियों के विचारों योगदान का अनुप्रयोग। विद्यार्थियों के विचारों योगदान का अनुप्रयोग दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार है दोस्तों। तो विद्यार्थियों के विचारों एवं योगदान का अनुप्रयोग दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, प्रभावी शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक एक और पाठ्य के उद्देश्य को पढ़ाता है और महसूस करता है, और दूसरी ओर बच्चे आनंद की भावना से रचनात्मक रूप से अधिगम करते हैं। बच्चे स्वयं को अधिगम के लिए भी प्रेरित और प्रभावित करते हैं। विद्यार्थी के विचारों में योगदान का अनुप्रयोग करना एक प्रभावी शिक्षण के प्रमुख व्यवहारों में से एक है। यह प्रभावी शिक्षण शिक्षार्थियों के व्यवहार में संशोधन भी करता है ताकि परिस्थिति के अनुसार शिक्षार्थी उस व्यवहार को प्रदर्शित कर सके। नेक्स्ट, एक शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों। तो छात्रों को समृद्धि के लिए मार्गदर्शन देना। एक शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है। तो छात्रों को समृद्धि के लिए मार्गदर्शन देना, यही उसका मुख्य कार्य है। सोल्यूशन देखिए इसका, शिक्षक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास शिक्षण और सिखाने की समस्या को समझने के लिए विस्तृत ज्ञान प्रणाली होती है। वे विशेषज्ञ होते हैं जिनका शिक्षण और सिखाने के विभिन्न ज्ञान आधारों पर नियंत्रण होता है और वे इस ज्ञान का उपयोग अपनी कक्षा निर्देश के विज्ञान और कला का मार्गदर्शन करने के लिए करते हैं। एक शिक्षक का मुख्य कार्य निम्न होता है, छात्रों को देखिए समृद्धि के लिए मार्गदर्शन देना, छात्र को सीखने के लिए प्रेरित करना, कक्षा में अधिगम के लिए उत्साह को उत्पन्न करना, एक सकारात्मक कक्षा का अधिगम और माहौल बनाना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षार्थी केंद्रित है। कौन सी विधि। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ग्रुप डिस्कशन मेथड, समूह चर्चा विधि, ये विद्यार्थी केंद्रित है। सॉल्यूशन देखिए इसका, समूह चर्चा विधि एक शिक्षार्थी केंद्रित विधि होती है। समूह चर्चा विधि आज के अपनाए गए शिक्षण सीखने के दृष्टिकोण की एक अनिवार्य विशेषता है। समकालीन शिक्षण शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण के बजाय शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण पर जोर देता है, जो पहले के दिनों में एक आम बात थी। समूह चर्चा विधि के कई लाभ हैं, क्योंकि यह एक छात्र को विचारों के साथ आने, एक समूह में भाग लेने, एक राय व्यक्त करने और साथियों के साथ चर्चा करके किसी समस्या को हल करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिवृत्ति का विकास तथा प्रशंसा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए दोस्तों, भावात्मक विकास में। अभिवृत्ति का विकास तथा प्रशंसा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आता है। तो ये आता है भावात्मक विकास में आता है। सोल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, अभिवृत्ति का विकास तथा प्रशंसा भावनात्मक विकास के क्षेत्र आयाम में आता है। ब्लूम टेक्सोनोमी ऑफ लर्निंग डोमेन में 3 प्रकार के शिक्षण शामिल होते हैं, अर्थात कॉग्निटिव, अफेक्टिव, भावनात्मक और साइकोमोटर। भावनात्मक आयाम में वे तरीके शामिल हैं जिसमें हम भावनात्मक रूप से चीज़ों से निपटते हैं, जैसे कि भावनाएं, मूल अभिवृत्ति, प्रशंसा, उत्साह, प्रेरणा, दृष्टिकोण आदि। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम के प्रयत्न और भूल विधि को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम की प्रयत्न और भूल विधि को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, संबद्ध सहचारी अधिगम का सिद्धांत। संबद्ध सहचारी अधिगम का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। सोल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, सीखने का सिद्धांत सीखने के बारे में एक समान अवधारणा है। इसका अर्थ यह है कि यह सभी सीखने के कार्यों पर और उन सभी परिस्थितियों और स्थितियों पर लागू होता है जिनमें सीखना होता है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक E.L. थॉर्नडाइक को आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो दर्शाता है कि सीखना उद्दीपक और अनुक्रियाओं के बीच बनने वाले संघों का परिणाम है। इनके अनुसार अधिगम के प्रयत्न और भूल विधि को संबद्ध सहचारी अधिगम के सिद्धांत के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट है मुख्यतः प्रभावी अध्यापन
किसका प्रकार है? मुख्यतः प्रभावी अध्यापन किसका प्रकार है? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए दोस्तों, अध्यापन के प्रति अध्यापक की सकारात्मक अभिवृत्ति। अध्यापन के प्रति अध्यापक की सकारात्मक अभिवृत्ति। सोल्यूशन देखिए इसका, मुख्यतः प्रभावी अध्यापन का प्रकार अध्यापन के प्रति अध्यापक की सकारात्मक अभिवृत्ति है। प्रभावी शिक्षण कुल मिलाकर शिक्षण के प्रति शिक्षक के अनुकूल रवैये का एक कार्य है, क्योंकि प्रभावी शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया शिक्षक के दृष्टिकोण और व्यवहार पर निर्भर करती है। शिक्षण किसी व्यक्ति में ज्ञान और कौशल के प्रभावी संचरण से संबंधित एक प्रक्रिया है। यह शिक्षार्थियों के सीखने व अवधारणाओं और विचारों को आत्मसात करने के तरीकों को सीमित या बढ़ाता है। नेक्स्ट सृजनात्मक चिंतन है। सृजनात्मक चिंतन क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए देखिए, क्षैतिज है। सृजनात्मक चिंतन क्या है? ये हॉरिजॉन्टल क्षैतिज है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, चिंतन सभी संज्ञानात्मक गतिविधियों का प्रक्रियाओं का आधार है और यह मनुष्यों के लिए अद्वितीय है। इसमें पर्यावरण के प्राप्त सूचना का हेरफेर और विश्लेषण शामिल है। रचनात्मक चिंतन का लक्ष्य प्रथम दृष्टया सत्य की बजाय नवीनता है, क्योंकि चूंकि इसका लक्ष्य नवीनता है इसलिए इसे आवश्यक रूप से सोचने के पारंपरिक तरीकों से अलग होना चाहिए। रचनात्मक सोच चिंतन क्षैतिज होती है। इसका अर्थ है रचनात्मक होना और दायरे से बाहर सोचना। यह विशिष्ट तकनीकों के एक सेट से बना है जो रचनात्मक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है? निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, बच्चों का समग्र विकास। बच्चों का समग्र विकास। सॉल्यूशन देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य बच्चों का समग्र विकास है। इसे स्कूल आधारित प्रणाली के रूप में पेश किया जाता है। सीसीई बच्चों के समग्र विकास पर इसलिए जोर देता है ताकि बच्चों के संज्ञानात्मक, भावात्मक और साइकोमोटर आयाम का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। सीसीई अन्य कई उद्देश्य मूल्यांकन की निरंतरता व नियमितता पर बल देना, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से सीखने को बढ़ाना और बच्चे के विकास के शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पहलुओं का आकलन करना आदि। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिक विचारधारा में आधुनिक शिक्षण विधि बच्चों को किस रूप में दिए जाने पर बल देती है? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, सूचना संसाधक के रूप में दिए जाने पर बल देती है दोस्तों। सूचना संसाधक। मनोवैज्ञानिक विचारधारा में आधुनिक शिक्षण विधि बच्चों को किस रूप में दिए जाने पर बल देती है? तो ये सूचना संसाधक के रूप में। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, आधुनिक शिक्षण पद्धति प्रभावी शिक्षण परिणामों को सुविधाजनक बनाने के लिए एकाधिक उपकरणों, विचारों और प्रक्रियाओं के उपयोग को संदर्भित करती है। यह एक बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति है जो सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करती है। मनोवैज्ञानिक रूप से कहे तो आधुनिक शिक्षण पद्धति छात्रों को सूचना संसाधक के रूप में मानने पर जोर देती है। इसके अलावा आधुनिक शिक्षण पद्धति शिक्षार्थियों को अर्थ के निर्माता और ज्ञान के निर्माता के रूप में देखती है। नेक्स्ट, सत्य शिक्षण का सिद्धांत कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता दिया है। सत्य शिक्षण का सिद्धांत कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता दिया है। तो किसने दिया? ये दिया ऑप्शन नंबर डी देखिए, डॉक्टर श्री अरबिंदो ने दिया था। श्री अरबिंदो ने ये दिया है। सॉल्यूशन देखिए इसका, श्री अरबिंदो घोष द्वारा सत्य शिक्षा का सिद्धांत दिया गया, जिसमें उन्होंने यह टिप्पणी की कि कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता। श्री अरबिंदो घोष एक प्रसिद्ध दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारक है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इनके अनुसार शिक्षा इस तरह से दी जानी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति इसे अपने वास्तविक जीवन से जोड़ सके। शिक्षक विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान नहीं करता, वह उन्हें ज्ञान प्राप्त करने का तरीका दिखाता है। इसलिए उन्होंने सच्चे शिक्षण के सिद्धांत में टिप्पणी किया कि कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट है, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो ऑप्शन नंबर डी देखिए, अपने विद्यार्थियों को स्वयं सीखने में सहायता करता है। एक प्रभावी शिक्षक वह है जो अपने विद्यार्थियों को स्वयं सीखने में सहायता करता है। सॉल्यूशन देखिए इसका, एक प्रभावी शिक्षक शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा के लिए एक मजबूत मामला प्रस्तुत करते हैं। वे शिक्षण के एक ऐसे दर्शन की वकालत करते हैं जिसमें विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम निर्णयों में पारंपरिक रूप से कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका दी जाती है। एक प्रभावी शिक्षक वह है जो अपने विद्यार्थियों को स्वयं सीखने की सुविधा प्रदान करता है, क्योंकि प्रभावी शिक्षण तब होता है जब एक शिक्षक छात्रों को सीखने में सक्रिय रूप से शामिल रखने में सफल होता है। प्रभावी शिक्षक को निम्न रूप में होना चाहिए: बच्चों की समझ, आवश्यकताओं, अनुभवों, जरूरतों आदि को प्राथमिकता दें, समस्या समाधान, तर्क कौशल का बढ़ावा देना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीवा स्वप्न नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है गीजूभाई बधेका। दीवा स्वप्न नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गीजूभाई बधेका। सॉल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स,
दीवा स्वप्न पुस्तक गुजरात के प्रसिद्ध शिक्षाविद गिजुभाई बधेका द्वारा सन 1932 में लिखा गया। यह पुस्तक सबसे पहले गुजराती में प्रकाशित हुई थी और बाद में इसका विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया। यह पुस्तक शिक्षा की रूढ़िवादी संस्कृति को खारिज करने के बारे में है। गिजुभाई बधेका ने हमेशा नवोन्मेषी उपयोग पर जोर दिया। शिक्षण दृष्टिकोण से इस पुस्तक में कई चीज़ें शामिल हैं, जैसे कहानी, कीड़ा और खेल, गतिविधि आधारित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षण, मानवतावादी एवं समग्र दृष्टिकोण आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्यात्मक बालक सामान्यतः वे होते हैं जो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका ये सही होगा। एक न सुलझने वाली समस्या से जुड़े हो। सॉल्यूशन देखिए इसका, समस्यात्मक बालक सामान्यतः वे होते हैं जो एक न सुलझने वाली समस्या से जुड़े हो। बच्चों को अपनी दिनचर्या में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये समस्याएं कक्षा के वातावरण, सीखने के माहौल आदि से संबंधित है। समस्यात्मक छात्र वे छात्र होते हैं जिसे कुछ व्यवहार संबंधी समस्या हो रही है या जो नियमों का पालन नहीं कर रहा है। शिक्षकों को छात्रों से जुड़ी कई समस्याओं से निपटना पड़ता है, क्योंकि व्यवहार की विभिन्न समस्याओं वाले बच्चे हर शैक्षिक कार्यक्रम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षक प्रशिक्षण के लक्ष्य निर्धारित करने का महत्वपूर्ण पहलू है। क्या है? प्रशिक्षण मॉड्यूल है। शिक्षक प्रशिक्षण के लक्ष्य निर्धारित करने का महत्वपूर्ण पहलू है। शिक्षक प्रशिक्षण के लक्ष्य निर्धारित करने का महत्वपूर्ण पहलू क्या है? ट्रेनिंग मॉड्यूल है, प्रशिक्षण मॉड्यूल। सॉल्यूशन देखिए इसका, प्रत्येक शिक्षक को अपने शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजरना चाहिए, क्योंकि यह एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को संदर्भित करता है जो शिक्षकों के पेशेवर विकास को सुनिश्चित करता है। शिक्षक प्रशिक्षण के लक्ष्य निर्धारित करने में सबसे महत्वपूर्ण पहलू प्रशिक्षण मॉड्यूल है। शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल किसी विशेष पाठ्यक्रम के बारे में सामग्री और शिक्षण रणनीतियों और विधियों संसाधनों के बारे में गहराई से जानकारी प्रदान करते हैं। शिक्षक इसे निर्देशों के लिए एक निर्देशिका के रूप में उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, अवलोकन अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? अवलोकन अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, बंडूरान दिया था। अवलोकन अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये बंडूरान दिया था। सॉल्यूशन इसका देखिए, अवलोकन अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरान ने दिया था। इनके इस सिद्धांत में कहा गया है कि लोग व्यवहार देखकर अनुकरण करके और व्यवहार की मॉडलिंग से सीखते हैं। इनके अनुसार मानव व्यवहार को काफ़ी हद तक अर्जित किया जाता है और व्यवहार के विकास और रखरखाव के लिए अधिगम के सिद्धांत पर्याप्त है। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत को निम्न 3 शीर्षकों के अनुसार समझाया जाता है: पारस्परिक निर्धारणवाद, स्वप्रणाली अवलोकन अधिगम के सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बताओ कौन तकनीक का उपयोग किसके अध्ययन के लिए होता है? यह अंतर्वैयक्तिक संबंध, इंटरपर्सनल रिलेशन। बताओ कौन तकनीक का उपयोग किसके अध्ययन के लिए होता है? बताओ कौन तकनीक उपयोग किसके अध्ययन के लिए होता है? तो अंतर्वैयक्तिक संबंध के अध्ययन के लिए होता है। सॉल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, बताओ कौन तकनीक का उपयोग अंतर्वैयक्तिक संबंध के अध्ययन के लिए होता है? तो यह मूल्यांकन उपकरण मुख्य रूप से स्कूलों में उपयोग किया जाता है। इससे छात्रों को चित्र दिए जाते हैं जिनमें कई प्रकार के व्यक्तित्व को दर्शाया जाता है और उन सहपाठियों की पहचान करने के लिए निर्देशित किया जाता है जिनके व्यक्तित्व उन विवरणों के सबसे निकट से मेल खाते हैं। बताओ कौन तकनीक हार्ट, सोन और मई द्वारा विकसित की गई थी? नेक्स्ट है साइनेटिक्स। साइनेटिक्स किस वर्ग के बच्चों के प्रबंधन के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है? ऑप्शन नंबर सी देखिए, क्रिएटिव चिल्ड्रेन, सृजनशील बच्चे। साइनेटिक्स किस वर्ग के बच्चों के प्रबंधन के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है? ये सृजनशील बच्चे हैं दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका, साइनेटिक्स सृजनशील बच्चे के प्रबंधन के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है। सृजनशील बच्चे उन बच्चों को संदर्भित करते हैं जो कई क्षेत्रों में उच्च प्रदर्शन क्षमता प्रदर्शित करते हैं। साइनेटिक्स को ग्रीक शब्द सिनेटिकोस से प्राप्त किया गया है, जिसका अर्थ है विविध तत्वों को एक साथ करना। इस तकनीक की स्थापना विलियम जे गॉर्डन नामक एक मेधावी विचारक ने की थी। यह समूह की समस्या को सुलझाने और पहल न करने वाले के लिए एक बहुत ही उल्लेखनीय तकनीक है। यह समाधान खोजने के लिए एक संक्षिप्त विधि जैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक सही मायने में तब तक नहीं सिखा सकता जब तक कि वह स्वयं नहीं सीख रहा हो। यह विचार व्यक्त किया था, किसने विचार व्यक्त किया था? तो टैगोर द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया था, टैगोर के द्वारा। देखिए, एक शिक्षक सही मायने में तब तक नहीं सिखा सकता जब तक वह स्वयं नहीं सीख रहा हो। यह विचार महान शिक्षाविद रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि शिक्षकों को पहले एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए, जब
तक कि वह स्वयं नहीं सीखता है तब तक छात्रों को पढ़ाना असंभव है। जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को तब तक नहीं जला सकता जब तक कि वह स्वयं अपनी लौ को जलाता रहे। नेक्स्ट है, शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच परस्पर संवाद समीपस्थ डैश जोन का निर्माण करता है। तो किस जोन का निर्माण करता है? तो विकास जोन का निर्माण करता है। शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच परस्पर संवाद समीपस्थ विकास जोन का निर्माण करता है। सॉल्यूशन देखिए इसका, शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच परस्पर संवाद समीपस्थ विकास जोन का निर्माण करता है। यह संप्रतः लिव-वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। समीपस्थ विकास क्षेत्र शैक्षिक मनोविज्ञान के भीतर संज्ञानात्मक विकास को समझने में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो सीखने को आकार देने वाले शिक्षकों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है। यह अवधारणा सहायक गतिविधियों को डिजाइन करने में आवश्यक है जो एक छात्र की क्षमताओं को उनकी वर्तमान क्षमता से परे बढ़ाती है, जिससे संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके माध्यम से पारंपरिक ज्ञान का उपयोग किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी देखिए फ्रेंड्स, सरकार और स्थानीय हस्तक्षेपों के बीच तालमेल से। निम्नलिखित में से किसके माध्यम से पारंपरिक ज्ञान का उपयोग किया जाना चाहिए? तो ये सरकार और स्थानीय हस्तक्षेप के बीच तालमेल से ये किए जाने चाहिए। ऑप्शन देखिए इसका, पारंपरिक ज्ञान वह जागरूकता, अनुभव, ज्ञान और अनुप्रयोग है जो किसी क्षेत्र या समुदाय के भीतर स्थापित और पीढ़ी दर पीढ़ी पारित किया जाता है। यह प्रत्यक्ष अवलोकन के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित ज्ञान का भंडार है। यह स्वदेशी लोगों के पास मौजूद ज्ञान को संदर्भित करता है। पारंपरिक ज्ञान सरकार और स्थानीय हस्तक्षेप के बीच तालमेल के माध्यम से उपयोग किया जाना चाहिए। जब ये एजेंसियों एक दूसरे के साथ साझेदारी में काम करती है तो सरकार और स्थानीय हस्तक्षेप को काफ़ी बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है, सीखना निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, बुद्धि पर निर्भर करता है। सीखना निम्न में से किस पर निर्भर करता है? ये एक बुद्धि पर निर्भर करता है सीखना। सोल्यूशन देखिए, अधिगम प्रायः व्यवहार के स्वरूप के संशोधन को संदर्भित करता है क्योंकि यह किसी व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व को संशोधित करता है। बुद्धि ज्ञान प्राप्त करने और लागू करने की क्षमता को संदर्भित करता है। यह समस्याओं को हल करने, अनुभवों से सीखने और नई परिस्थितियों से निपटने के लिए ज्ञान को लागू करने की क्षमता है। ज्ञानेंद्रिय तथा बुद्धि सीखने की प्रक्रिया में योगदान देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है क्योंकि? ऑप्शन नंबर डी देखिए, यह उनका मौलिक संवैधानिक अधिकार है। दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है क्योंकि यह उनका मौलिक संवैधानिक अधिकार है। सॉल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है क्योंकि यह उनका मौलिक संवैधानिक अधिकार है। दिव्यांग बच्चे को पढ़ने, लिखने, सुनने और गणित की गणनाओं में कुछ कौशल सीखने और उपयोग करने में कठिनाई का अनुभव होता है। दिव्यांग बच्चों को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए क्योंकि यह एक बुनियादी संवैधानिक अधिकार है। संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 के शिक्षा के अधिकार पर प्रकाश डाला एवं शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया। भारतीय संविधान में राज्य के सभी बच्चों दिव्यांगों सहित को 14 वर्ष तक की आयु प्राप्त करने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यापक के लिए मुख्य चुनौती है? अध्यापक के लिए तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, अध्यापन को आनंदमय या रुचिकर बनाना। अध्यापन को आनंदमय या रुचिकर बनाना। सॉल्यूशन देखिए इसका, अध्यापन को आनंदमय या रुचिकर बनाना एक अध्यापक के लिए मुख्य चुनौती होती है। इसके अलावा अध्यापक द्वारा सामना की जाने वाली अन्य चुनौतियाँ इस प्रकार है: पाठ्यक्रम रूपरेखा के मुद्दे और चुनौतियाँ, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया की चुनौतियाँ और मुद्दे, नेक्स्ट शिक्षण अधिगम सामग्री की चुनौती, और नेक्स्ट शिक्षार्थियों के मिश्रित क्षमता वाले समूह की चुनौती, कक्षा में न्याय और लोकतंत्र को बनाए रखने की चुनौती आदि। नेक्स्ट है, प्रभावी अधिगम निम्नलिखित में से किस पर सर्वाधिक निर्भर करता है? प्रभावी अधिगम निम्नलिखित में किस पर सर्वाधिक निर्भर करता है? अध्यापक, अध्यापन विधि, विद्यार्थियों की रुचि तथा उनकी भागीदारी, अध्यापन सहायक सामग्री का उपयोग। किस पे करती है? तो 24 नंबर देखिए, 24 का सी, विद्यार्थियों को रुचि तथा उनकी भागीदारी। विद्यार्थियों की रुचि तथा उनकी भागीदारी, इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर इन्वॉल्वमेंट। विद्यार्थियों की रुचि तथा उनकी भागीदारी। सॉल्यूशन देखिए इसका, प्रभावी शिक्षण छात्रों को रुचि तथा उनकी रुचि के रूप में उनकी भागीदारी पर सबसे अधिक निर्भर करता है। विद्यार्थियों का सीखने की प्रक्रिया में शामिल होने से सीखने को सुनिश्चित करेगा और सीखने में निम्न तरह से मदद करेगा: जानकारी और अवधारणाओं को एक लंबे समय तक स्मृति में रखना, दक्षता और अवधारणा की बेहतर समझ बढ़ाना, सीखने की प्रक्रिया में उनकी उत्सुकता और रुचि को पोषित करना, विषय वस्तु के साथ सक्रियता से संबद्ध होकर ठोस अनुभव प्राप्त करना और सैद्धांतिक ज्ञान का प्रयोग करके व्यवहारिक ज्ञान को आत्मसात करना आदि।
नेक्स्ट देखिए, विद्यार्थी शिक्षक के किस गुण को सर्वाधिक पसंद करता है? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, निष्पक्षता को, इम्पार्शियलिटी को। नेक्स्ट, एक शिक्षक वह होता है जो एक अन्वेषक, एक्सर, रिसर्चर, प्लानर, मैनेजर, कंटेंट प्रोवाइडर, अनुदेशक, प्रणेता, सह निर्माता आदि जैसे विविध रोल निभाता है। विद्यार्थी शिक्षक की निष्पक्षता गुण को सर्वाधिक पसंद करता है, क्योंकि जब छात्र समानता की भावना प्राप्त करते हैं तो वे ऐसे शिक्षकों का सम्मान करते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। इसके अलावा शिक्षक के अन्य गुण भी होते हैं। समय का पाबंद होना शिक्षक के स्वयं के व्यक्तित्व विकास के लिए अच्छा है और इसे समय पर पूरा काम सौंपने में मदद करता है। अनुशासन के लिए प्यार शिक्षक को छात्रों को संभालने में मदद करता है और इस तरह कक्षा बेहतर होती है। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 2019 में किसे प्रदान किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, इनमें से सभी को। प्रणब मुखर्जी को प्रदान किया गया है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, ये दोस्तों 2019 के। भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख, ये 2019 में इन तीनों को किया गया था। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, वर्ष 2019 में भारत रत्न पुरस्कार पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, समाजसेवी नानाजी देशमुख और गायक व संगीतकार भूपेन हजारिका को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष? दोस्तों देखिए दोस्तों, वर्तमान नीति आयोग के उपाध्यक्ष दोस्तों अरविंद पनगड़िया जी हैं दोस्तों, अरविंद पनगड़िया। दोस्तों देखिए फ्रेंड्स, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री है दोस्तों, और 2019 में इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार थे। वर्तमान उपाध्यक्ष वर्तमान उपाध्यक्ष इसके सुमन बेरी है दोस्तों, सुमन बेरी है। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? दोस्तों कौन सा? लोथल एक हड़प्पा का बंदरगाह है दोस्तों। लोथल हड़प्पा का बंदरगाह शहर था। इसकी खोज SR राव ने की थी। यह गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, कबड्डी खेल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है, कितनी होती है? कबड्डी में देखिए एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है, कबड्डी में 7। फुटबॉल में कितना? एक पक्ष में 11। हॉकी, फुटबॉल और हॉकी ये दोनों में 11-11 होता है और पोलो में 4 होता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय स्थित है। IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? ये वाशिंगटन DC में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय स्थित है दोस्तों, ये वाशिंगटन DC में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है। इसकी स्थापना वर्ष 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। वर्तमान में इसके 190 देश सदस्य हैं दोस्तों। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है फ्रेंड्स? ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है फ्रेंड्स? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, क्योंकि विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाया था। नेक्स्ट देखिए, द ब्रोकन विंग्स पुस्तक को निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? ये सरोजनी नायडू के द्वारा द ब्रोकन विंग्स पुस्तक को लिखा गया है। सॉल्यूशन देखिए इसका, द ब्रोकन विंग्स 2015 से 16 में सरोजनी नायडू द्वारा लिखित पुस्तक है। इस पुस्तक में प्रेम, मृत्यु और भाग्य से संबंधित गीत शामिल है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में देखिए, गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है, गोदावरी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, नर्मदा ये अरब की खाड़ी में गिरती है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, अरब सागर में नर्मदा नदी भड़ोच के दक्षिण में अरब सागर में मिलती है और 27 किलोमीटर लंबा ज्वार नदमुख बनाती है। नर्मदा नदी की औसत लंबाई 1312 किलोमीटर। नर्मदा नदी की औसत लंबाई 1312 किलोमीटर। यह विंध्याचल की मैकाल पहाड़ी के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। नेक्स्ट, भारत के नीति आयोग कब अस्तित्व में आया था फ्रेंड्स? ये 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया था। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा गठित एक संस्था है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था और यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। भारत का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा है, क्या है? तो 30 साल। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है दोस्तों। क्योंकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, ग्राम पंचायत सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष, लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष तथा भारतीय राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष इसका उम्र का सीमा है। नेक्स्ट, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने कालीकट के किस हिंदू शासक के समय आया था? तो ये उस समय हिंदू शासक थे, ये जमोरी। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, जमोरी। देखिए, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर 20 मई 1498 को पहुंचा।
20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यह यहाँ पहुंचकर भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की थी और कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरी ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। नेक्स्ट देखिए, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में और 23 मीटर का अंतर है लंबाई और चौड़ाई में। आयत का परिमाप अगर 206 मीटर हो तो क्षेत्रफल क्या है? देखिए, अगर इसके लंबाई और चौड़ाई में, देखिए इसका आयत का लंबाई L मान लीजिए, चौड़ाई B मान लीजिए, ठीक है। और परिमाप इसका दिया हुआ है 2 × L + B बराबर क्या होगा? L - B बराबर 23 होगा। और इसके बाद परिमाप इसका 206 है, तो 2 × L + B होता है बराबर 206 इसका दिया हुआ है, तो L + B बराबर 103 हो जाएगा। तो दोनों को अगर सोल्व कर लेंगे तो यहाँ पे L और B का मान हमारा निकल जाएगा, ठीक है। L का मान 63 और B का मान 40 निकल जाएगा। और क्षेत्रफल दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 से 20 वर्ग मीटर इसका आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, देखिए विक्रय मूल्य SP हो गया और क्रय मूल्य CP हो गया, ठीक है। तो 15 मूल्य का क्रय मूल्य, 15 मूल्य का क्रय मूल्य ये हो गया 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो CP/SP 10/15 हो जाएगा। तो अगर ये 15 हो गया तो विक्रय मूल्य बराबर, तो प्रतिशत लाभ क्या है? CP/SP 2/3 हो गया। प्रतिशत लाभ क्या है? 1 बटे हम क्या लिखे? 1/2 × 100, 50% का लाभ यहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, या अगर फॉर्मूला पे हम बैठाते हैं तो फॉर्मूला पे ये होगा लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य × 100। तो लाभ निकालना है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे और बटे क्रय मूल्य कर देंगे, मतलब SP - CP बटे CP कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो तो वह संख्या, देखिए किसी संख्या का तिगुना, संख्या को x मान लीजिए और इसका तिगुना, दूसरी संख्या हो जाएगा तिगुना, किसी संख्या का तिगुना, तो 3a हो जाएगा, 3 हो गया ये। और बोल रहा है इस संख्या के 3/5 से, ये संख्या के 3/5 से 3a जो है ये a - 3/5, 3/5 से 60 अधिक है। अगर इस संख्या से 3/5, संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो तो संख्या a × 3/5 बराबर 60 हो जाएगा। और 12a/5 बराबर 60, a बराबर 25, वह संख्या हो जाएगा कितना? 25 हो जाएगा। जैसे देखिए 6 संख्याओं का औसत 20, 6 संख्याओं का औसत देखिए आप क्या देगा, 6 संख्याओं का औसत 20 है, 6 संख्याओं का औसत 20, तो कुल योग 20 × 6 मतलब 120। यदि एक संख्या को हटा लिया जाए, एक संख्या को हटाने पर 5 संख्याओं का योग हो जाएगा 15 × 5, 15 × 5। और देखिए 6 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या को हटा लिया जाए तो नया औसत 15 हो जाता है। हटाई गई संख्या ज्ञात करें। 6 संख्याओं का औसत 20 है, कुल 120 हो जाएगा और एक संख्या हटाने पर 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 15 × 5 75, 125, 120 में से 75 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 45, 45 हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, और इसमें क्या था फ्रेंड्स, यदि एक संख्या को हटा, 6 संख्या औसत 120, यदि एक संख्या को हटा लिया जाए तो नया औसत 15 हो जाता है। एक को हटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 5 का कितना हो जाएगा? नया औसत 15 हो जाता है। 5 × 15 75 हो गया, तो 75 हो गया। तो उसके बाद हटाई गई संख्या का औसत क्या है? तो 75, 120 में से 75 घटा देंगे तो 45 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? निम्न प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए 1Q 2Q 3Q 4Q 5Q 6Q 6 36 आगे 216 आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो देखिए दोस्तों, इसमें से हमारा कौन सा संख्या आएगा दोस्तों? तो 5, 11, 23, 47, 95 के बाद हमारा क्या आएगा? ये देखिए 6, मतलब दोस्तों ये 6, 12, 12 डबल हो रहा है दोस्तों। इसमें 6 जुड़ रहा है, इसमें 12 जुड़ रहा है, इसमें 24 जुड़ रहा है, इसमें 48 जुड़ेगा, इसमें 96 जुड़ेगा, तो 191 हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? ये आयतन एक सदिश राशि नहीं है, आयतन एक सदिश राशि नहीं है, बाद में विस्थापन सदिश राशि है, विवेक सदिश राशि और संवेग सदिश राशि। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो आयतन एक सदिश राशि नहीं है, आयतन एक सदिश राशि नहीं है, बाद में विस्थापन सदिश राशि, विवेक सदिश राशि और संवेग सदिश राशि।
सॉल्यूशन देखिए, आयतन सदिश राशि नहीं है, आयतन एक अदिश राशि है। अदिश राशियों में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। आयतन सदिश राशि नहीं है, आयतन एक अदिश राशि है। आयतन सदिश राशि नहीं है, आयतन एक सदिश राशि है। अदिश राशियों में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। अदिश राशियों में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। जैसे द्रव्यमान हो गया, घनत्व हो गया, तापमान हो गया, ये सब हमारा क्या हो गया, अदिश राशि हो गया। द्रव्यमान हो गया, घनत्व हो गया, तापमान हो गया, ये सब। नेक्स्ट है सदिश राशि, ऐसी भौतिक राशियाँ जिनके परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, जैसे बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, प्रवणता आदि। नेक्स्ट है मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है, ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये सॉल्यूशन देखिए इसका, मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। थर्मो रेगुलेशन द्वारा शरीर के तापमान को सामान्य श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन प्राथमिक रंग है, तो देखिए प्राथमिक रंग हमारा होता है कितना, लाल हरा RGB। ये हमारा ए ही सही होगा दोस्तों, ये हमारा प्राथमिक रंग है RGB। देखिए दोस्तों, लाल हरा और नीला प्राथमिक रंग कहलाते हैं। इन रंगों को प्राथमिक रंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन रंगों को 2 या 2 से अधिक रंगों को मिलाकर नहीं बनाया जा सकता। प्राथमिक रंगों को समान मात्रा में मिलाने पर सफ़ेद रंग प्राप्त होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मार्स गैस किसे कहा जाता है, निम्नलिखित में से मार्स गैस किसे कहा जाता है, मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। फ्रेंड्स, मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। देखिए मीथेन गैस को मार्स गैस कहा जाता है। मीथेन में एक कार्बन परमाणु तथा 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। मीथेन गैस को मार्स गैस कहा जाता है। मीथेन एक कार्बन परमाणु तथा 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। यह एक ईंधन गैस भी है। यह गैस दलदली भूमि एवं धान के खेत से उत्पन्न होती है दोस्तों। तो निम्नलिखित में से मार्स गैस किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, मीथेन को। नेक्स्ट देखिए बोरेक्स सुहागा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये Na2B4O7 10H2O होता है। बोरेक्स सुहागा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बोरेक्स सुहागा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Na2B4O7 10H2O होता है। Na2B4O7 10H2O होता है। बोरेक्स सुहागा का रासायनिक सूत्र Na2B4O7 10H2O होता है। बोरेक्स एक यौगिक है जिसे सोडियम बोरेट या सोडियम टेट्राबोरेट के नाम से भी जाना जाता है। यह पानी में घुलनशील है। इसका उपयोग कपड़े धोने तथा अन्य सफाई उत्पादों में किया जाता है। बोरेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण रासायनिक परिवर्तन का नहीं है, रासायनिक परिवर्तन का नहीं है। ईंधन का जलना, ये तो है। प्रकाश संश्लेषण, ये भी होगा। जल का विद्युत विश्लेषण, जल से नमक का घुलना, ये देखिए जल का विद्युत विश्लेषण, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। और जल में नमक का घुलना, ये एक भौतिक परिवर्तन है। देखिए जल में नमक का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। इस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। अन्य विकल्प रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भ्रूण निम्न में से किसमें मिलता है, भ्रूण निम्न में से किसमें मिलता है, तो ये बीज में मिलता है। भ्रूण निम्न में से किसमें मिलता है, तो ये भ्रूण बीज में मिलता है, बीज में। सॉल्यूशन देखिए इसका, भ्रूण बीज में मिलता है। भ्रूण बीज का वह भाग है जिससे नया पौधा विकसित होता है। भ्रूण भ्रूणकोश से पोषण प्राप्त करता है और विकसित होकर प्राथमिक प्ररोह और जड़ बनाता है। भ्रूण बीज में मिलता है। भ्रूण बीज का वह भाग है जिससे नया पौधा विकसित होता है। भ्रूण भ्रूणकोश से पोषण प्राप्त करता है और विकसित होकर प्राथमिक प्ररोह और जड़ बनाता है। तो भ्रूण निम्न किस में मिलता है, तो ये बीज में मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। विटामिन देखिए कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, वसा में देखिए वसा में कौन सा घुलनशील, ADE है। विटामिन बी वसा में घुलनशील नहीं है। यह विटामिन बी ये जल में घुलनशील है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। देखिए विटामिन बी वसा में घुलनशील नहीं है। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1911 ईस्वी में सी फंक द्वारा किया गया था। और विटामिन विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। और इसी के साथ दोस्तों देखिए फ्रेंड्स, हमारा सेशन आज यहीं पे फ्रेंड्स ख़त्म हो रहा है। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। सेशन देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।